हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ सर, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है सर। गुड मॉर्निंग सर, रेस्पेक्टेड डीआईजी सर, सीनियर अफसर्स और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित मोकामा घाट के किसान। मैं राजीव कुमार आप सभी का ग्रुप केंद्र मोकामा घाट में गाजर घास उन्मूलन जागरूकता सप्ताह जो कि 16 अगस्त से 22 अगस्त तक चल रहा है, उसमें स्वागत करता हूँ। स्पेशली मैं डॉक्टर सुशील कुमार, प्रधान वैज्ञानिक ICAR जबलपुर सर का मैं स्पेशल वेलकम करता हूं कि सर ने अपने बिजी शेड्यूल से हमें इस बहुत बड़ी समस्या के निदान के लिए अपना समय दिया है और इनके लेक्चर से, इनके जानकारियों से हम लोग काफ़ी लाभान्वित होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे आसपास आप सभी लोग देख रहे होंगे कि गाजर घास बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ रहा है और ये दूसरे भी प्राकृतिक वनस्पति जो है उसको खा जाता है, मार देता है इसको, और इसकी कई दुष्परिणाम है। खास के SPTGs और जो अस्थमेटिक पेशेंट है उनके लिए तो ये पॉइजन के समान है। बहुत कोशिशों के बाद भी हम लोग इससे निजात नहीं पा रहे हैं, तो इसी संबंध में जैविक विधि से गाजर घास को कैसे नियंत्रण किया जाए, इस पे एक बीटल्स का इन लोगों ने ये प्रोडक्शन किया है जो कि गाजर घास के पत्तियों को खा के 6 से 8 सप्ताह में उसकी सारे पत्ती खत्म कर देता है और कई जगह ऐसे रिजल्ट देखे गए हैं कि 1 से 2 साल में उस इलाके में गाजर घास पूरी तरह खत्म हो गया और जो नेचुरल वनस्पति है वो फिर से दोबारा वहाँ रिवाइव हो गए। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस सेशन में आपके जो भी प्रश्न होंगे गाजर घास से संबंधित वो भी आप डॉक्टर साहब से पूछ सकेंगे और एक अच्छा प्लान और एक सिस्टमेटिक प्लान के तहत हम लोग अपने इस इलाके मोकामा घाट, नॉट ओनली CRPF, पूरे मोकामा घाट से हम लोग गाजर घास को हमेशा के लिए बाय बाय कहने में सक्षम होंगे। आगे मैं श्री अंशुमान जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। जो हमारे यहाँ उपलब्ध हैं उनको ये टच तक नहीं करते, वो सिर्फ गाजर घास या कांग्रेस घास को ही खाते हैं और इनका आइडियल समय जो है वो जुलाई टू अक्टूबर है। जुलाई से अक्टूबर तक ये अपने काम को भलीभांति पूरा करते हैं और इसी क्रम में, इसी समय पर वो उनकी मादाएं अपने अंडों को भी विसेचित करती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम गाजर घास उन्मूलन के साथ साथ इनके आबादी को भी बढ़ाने का प्रयत्न करें ताकि हमारे इलाके में जहां भी ये गाजर घास या कांग्रेस घास उपलब्ध हो वो इनका उन्मूलन कर सके। इनकी पहचान 2-3 तरीकों से की जा सकती है। इनकी जो मादाएं होती हैं वो गाजर घास के पत्तों के नीचे अंडे देती हैं और वो अंडे पीले कलर के दिखाई देते हैं और वही अंडे आगे चल के कीट बनते हैं और वो पत्तियों को खाकर इन पौधों का उन्मूलन करते हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे DI सर के द्वारा बहुत ही मेहनत से खोज के इस कीट को जबलपुर से मंगाया गया है और आप देख सकते हैं आपके बाईं तरफ वो डब्बों में कीट रखे हुए हैं। वही कीट गाजर घास के उन्मूलन का काम करेंगे और विशेष मुरारी जी हैं हमारे साथ, तो मैं मुरारी जी को चाहूँगा कि इस विषय पर विशेष ज्ञान आपको प्रदान करें।
साथियों, आप सब लोग हमको जानते हैं और मैं भी आप सारे लोगों से परिचित हूँ, परिचय की कोई जरूरत नहीं है। और वास्तविक में आज का जो ये विषय है और आज इस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए, गाजर घास, कांग्रेस घास, क्योंकि कांग्रेस घास इसलिए नाम दिया गया कि कांग्रेस के समय में गेहूँ आयात हुआ था और उसी के साथ ये इसका बीज आ गया था, तो कुछ लोग कांग्रेस घास इसको कहते हैं। गाजर घास से अंग्रेजी में पार्थेनियम भी कहते हैं। तो है तो बहुत ही जहरीला पौधा ये है। कोई भी जानवर या कोई भी प्राणी इसको ग्रहण नहीं करता और बड़े पैमाने पर होता है। अच्छा, इसका जो जर्मिनेशन है वो सीड से भी है, पत्ते से भी है, टहनी से भी है। आप इसको काट दीजिएगा फिर ये फूट जाएगा, तो काफी परेशानियां होती है किसानों को। लेकिन इसका एक और फायदा भी है, हम लोग थोड़ा सा इसको उपयोग कर रहे हैं कि जब ये हरा घास रहता है तो उसको काट के हम लोग वेस्ट डिकम्पोजर के घोल में इसका पेस्ट बना के डाल देते हैं, तो ये खाद के रूप में भी काम करता है। लेकिन आज के युग में किसान ये है कि थोड़ा सा ज़्यादा आराम तलबी हो गए हैं, यूरिया DAP का प्रयोग करते हैं, तो वैसा काम तो हो नहीं रहा है। हम लोग जो है अपना सुविधा अनुसार थाना से, फैक्ट्री से कुछ निकालते हैं, दुकान में खरीदते हैं, सीधे लेके चल आते हैं। कितना घास काटेगा और उसका पेस्ट बनाएगा और उसका उपयोग करेगा। तो ये चीजें हैं, इसका उन्मूलन के लिए प्रयासरत है। साथियों, थोड़ा सा DIG साहब के बारे में भी हम आप लोगों को बता दें कि ये प्रकृति के काफी नजदीक और प्रकृति के लिए हमेशा सतत प्रयत्न रहते हैं कि कैसे इस काम को हम लोग करें कि आने वाली पीढ़ी जो आज के युग में कई तरह की बातें हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग है और ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ हम लोगों का खेत भी गर्म हो रहा है। यूरिया DAP और ये सारे चीजें हम लोग उपयोग करके, तो कैसे इससे बचें। फिर तो ये सब चीजें हैं कि इस काम के लिए और अगल बगल के क्षेत्रों में चर्चित है सर। तो इस चीज को थोड़ा सा आज हम लोग जुटे हैं कैसे इसका उन्मूलन करें। वास्तविक में इस लोग को इन सभी पर तो समय भी कम है और भी कुछ लोग हैं, प्रेजेंटेशन भी है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रोग्राम राय साहब ने गाजर घास जागरूकता के लिए रखा है। मुझे बड़ी खुशी हुई है यह जानकर कि CRPF में होने के बावजूद भी आप लोग गाजर घास के प्रति इतने सजग हैं। खासकर से राय साहब इतने सजग हैं कि ये प्रोग्राम होने से पहले ही उन्होंने अपना एक व्यक्ति श्री प्रसाद जी को यहाँ पर भेजा हुआ था किट लेने के लिए। इसी संदर्भ में मेरी उनसे वार्ता हुई तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट किया जब हमने उनको बताया कि पूरे भारतवर्ष में हमारा जो खरपतवार निदेशालय है जबलपुर में, यह पूरे भारतवर्ष में कृषि विज्ञान केंद्रों की सहायता से और जो कृषि विश्वविद्यालय हैं उनकी सहायता से और इसी प्रकार अनेकों करीब 150 से ज़्यादा कृषि अनुसंधान संस्थान हैं जो हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंतर्गत आते हैं। उनके माध्यम से यह पूरे भारतवर्ष में यह प्रोग्राम 16 अगस्त से 22 अगस्त के दौरान चलेगा। अनेक जो आज हम वार्ता करेंगे ये पार्थेनियम, जिसे कि हम लोग गाजर घास के नाम से ज़्यादा जानते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके बारे में बताएंगे कि इसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। गाजर घास ये पौधा जो आप देख रहे हैं, यह गाजर घास का पौधा है, एक सिंगल पौधा है ये। लेकिन गाजर घास के अलावा सफेद कुकी या छक्कर छावनी या करगी घास भी कहा जाता है।
मेरा जो अनुभव है पूरे भारतवर्ष में, मैंने गाजर घास के ऊपर काम करते समय भ्रमण किया है, तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलरली इसको दूसरे प्रदेशों में भी, खासकर से जो अपने दक्षिण भारत के प्रदेश हैं, वहाँ पर इसको कांग्रेस घास के नाम से जाना जाता है। और अपने उत्तर भारत में भी जो पुराने लोग हैं, इसको ज़्यादातर लोग कांग्रेस घास के नाम से पुकारते हैं। लेकिन आज के परिवेश में अगर हम देखें तो उत्तर भारत में इसे गाजर घास के नाम से ज़्यादातर लोग जानते हैं और दक्षिण भारत में कांग्रेस घास के नाम से इसे जानते हैं। इसके ऊपर भी एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि आखिर इसका नाम कांग्रेस घास कैसे पड़ा। ये मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा कि 1955 के आसपास यह गाजर घास जो है भारतवर्ष में आई थी। आपने सुना होगा, जो कि हमारे पुराने लोग हैं उन्होंने सुना होगा कि 1950 के दशक में हमारे यहाँ गेहूं का उत्पादन इतना ज़्यादा नहीं होता था, फूड का उत्पादन इतना ज़्यादा नहीं होता था, और हमें अपनी जनसंख्या को गेहूं देने के लिए अमेरिका से एक तरह से याचना करनी पड़ती थी। तो उन्होंने, अमेरिका ने PL 480 के तहत हमको दान में गेहूं दिया था। तो ऐसा समझा जाता है कि यह जो गाजर घास है, यह 1955 के आसपास उस गेहूं के, लाल गेहूं जिसको कहते थे, उसके साथ ही भारतवर्ष में आई और धीरे धीरे ये पूरे भारतवर्ष में बहुत बुरी तरीके से फैल गई, क्योंकि उस समय ज़्यादातर राज्यों में कांग्रेस पार्टी का अनुभव हो चुका था और वो एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, हर जगह उसके लोग जीतते थे। और उस समय यह भी प्रचलन था कि गांधीवादी जितने भी लोग थे, खासकर से कांग्रेस के जितने भी लोग थे, वो सफेद टोपी पहनते थे और आपने देखा होगा इसका फूल भी सफेद रंग का है, तो इसीलिए इसको सफेद टोपी भी इसको जनरली कहा जाता है। तो यह सब जो हमने इसकी जानकारी एकत्र की, तो हमें पता चला कि इसको कांग्रेस घास क्यों कहा जाता था और वह नाम अभी भी काफी प्रचलित है। तो इसी तरीके से देखिए, ये जो गाजर घास का पौधा है, आखिर इतने सारे खरपतवार है भारत देश में। आपने देखा होगा, खासकर से जो हमारे कृषक भाई हैं, फार्मर्स हैं, उन्होंने देखा होगा कि उनके खेतों में हर बार वर्षा ऋतु में अलग तरह की घासें आ जाती है और चारों में अलग प्रकार की घासें आ जाती हैं और उनके खेतों में जो खरपतवार है, बहुत बड़ा एक जो उनका मतलब जो खेतों की और फसलों की उत्पादकता है, उसको वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करता है। तो आपने देखा होगा कि जो ये गाजर घास है, आखिर ऐसी क्या बात थी कि हम गाजर घास के ऊपर हम लोगों को पूरे भारतवर्ष में जागरूकता अभियान चलाना पड़ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके कि गाजर घास के ऊपर हम इसलिए ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि इससे गाजर घास से फसलों की उत्पादकता को कम करने के अलावा भी इसकी जो बायोडाइवर्सिटी है, अपने जो जैव विविधता है, जैव विविधता को भी यह बहुत नुकसान पहुंचाता है। उसी के साथ साथ एनवायरमेंट में इसके जो कण होते हैं, जिनको कि हम ट्राइकोम बोलते हैं, इसके जो सूक्ष्म इसके ट्राइकोम्स होते हैं, ये वातावरण में फैलकर वातावरण को भी प्रदूषित करता है, जिसकी वजह से मनुष्यों और जानवरों में अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं। और साथ में यह जो है, इन सब कारणों की वजह से इसको हम कहते हैं कि भाई इसका प्रबंधन करना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं कि गाजर घास एक बहुत प्रबल और विनाशकारी खरपतवार के रूप में जानी गई है, क्योंकि इसके अंदर बीज उत्पन्न करने की बिल्कुल शक्ति होती है। यानी कि आप देखिए, अगर आप देखेंगे कि इस गाजर घास के पौधे में इस प्रकार के सफेद सफेद फूल लगे हुए हैं और हजारों इस एक पौधे से कम ऐसा आकलन किया गया है कि 25,000 से भी ज़्यादा इसके जो बीज होते हैं एक पौधे से में बन जाते हैं और वो बीज इतने हल्के होते हैं कि वो दूर दूर तक फैल जाते हैं। और इसके अंदर एक और विशेषता होती है कि यह बहुत तेजी से बढ़ने वाला पौधा है और इसके अंदर सीड डोरमेंसी भी नहीं पाई जाती है।
इसकी डोरमेंसी नहीं पाने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि गाजर घास को आपने वर्षा ऋतु, गर्मी में, ग्रीष्म ऋतु और जाड़ों में सब जगह इसको सब सीजन में इसको उगते हुए देखा होगा। यह संभव इसलिए हो पाता है कि इसके बीजों में सुख अवस्था नहीं होती है, यानी कि डोरमेंसी नहीं होती है। जब भी अनुकूल परिस्थिति मिलती है तो इसके बीज तुरंत टर्मिनेट हो जाते हैं, यानी कि उसमें अंकुरण हो जाता है। यही कारण है कि यह पूरे साल फलती और फूलती रहती है। अब हमने एक आकलन किया कि भाई ये गाजर घास कितने कहाँ फैली हुई है, तो यह पाया गया है कि गाजर घास आज के दिन में, आज के परिवेश में और इस समय पूरे भारतवर्ष में बहुत बुरी तरीके से फैल चुकी है। यह इसको हम लोगों ने पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप जैसे जो आइलैंड हैं, द्वीप हैं, वहाँ पर भी काफ़ी मात्रा में इसको देखा गया। खासकर से लक्षद्वीप में तो यह एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। ठंडे प्रदेशों में जैसे कि कारगिल हुआ या अपना ऊंचे प्रदेश है जैसे लद्दाख हुआ, लद्दाख में तो खैर नहीं पाई जाती है, लेकिन कारगिल तक इसको देखा गया है। इधर अगर हम नॉर्थ इंडिया की तरफ को देखें तो ऊंचे पहाड़ों में ये करीब करीब मसूरी से आगे तक भी फैल गई है। और इसी प्रकार से ये शिमला की तरफ भी काफ़ी जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पर फैल चुकी है। तो अब ये चित्र देखिए आप, इन फोटोग्राफ में दिखाया गया है कि किस प्रकार से गाजर घास के अंदर शक्ति है हर जगह फैलने की। यह जो चित्र है यह हिमाचल प्रदेश के ग्रासलैंड का है। तो वहाँ पर जहाँ पर घास होनी चाहिए, पक्षियों के लिए चारागाह होने चाहिए, वहाँ पर यह घास को नहीं आने देती। और इस तरीके से जो वेस्टलैंड वगैरह है, नॉन क्रॉप एरिया है, वहाँ पर ये फैल जाती है और वहाँ पर भी घास को नहीं आने देती। सड़कों के किनारे आपने अक्सर देखा होगा कि इस प्रकार से गाजर घास के जंगल खड़े हुए हैं। इसी प्रकार ये फसलों में भी है, फसलों में भी इसका बहुत नुकसान यह करते रही है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि गाजर घास आज प्रत्येक जो टेरेस्ट्रियल सिचुएशन है, यानी कि जो भूमि है, हर प्रकार की भूमि है, चाहे वो बाग हो, चाहे बागवान हो, चाहे चारागाह हो, यह सब जगह बहुत बुरी तरीके से फैल गई है। यह देखिए नागपुर जो विदर्भ का एरिया है और नागपुर के क्षेत्र है, वहाँ पर जो संतरे के बाग हैं, वहाँ पर यह काफ़ी मात्रा में यह बहुत बड़ी समस्या है। इसी प्रकार से दक्षिण भारत में जो कोकोनट नारियल के जो उद्यान है, वहाँ पर यह बहुत बुरी तरीके से इसका प्रभाव पड़ा हुआ है। यही कारण है कि मुझे खासकर से वर्षा ऋतु में पूरे भारतवर्ष से जगह जगह से इसको नियंत्रण करने के सुझाव मांगे जाते हैं। इसी तरीके से ये जो केला है या नारियल है और दूसरे अनेक प्रकार के उद्यान है, वहाँ पर यह पूरी तरीके से फैल गई है। और इसने अपना प्रभाव जंगलों में भी बहुत बुरी तरीके से किया हुआ है। खासकर से कान्हा नेशनल पार्क, केट नेशनल पार्क और जो माधवगढ़ नेशनल पार्क है, वहाँ पर यह बहुत बुरी तरीके से जंगलों में फैल गई है। खासकर से जंगल के जो अधिकारी लोग हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, वो इस बात को लेकर बहुत चिंतित है। उसका कारण ये है कि जब जंगलों में जहाँ पर की एक फूड चेन है जो हर्बीवोरस है, यानी कि जैसे कि हिरण या शाकाहारी है जिनको की घास और वनस्पति चाहिए, उनका पूरे सिस्टम को चलाने के लिए उसका घास का होना वहाँ पर जरूरी है। एक फूड चेन का होना एक वहाँ पर जरूरी है। तो लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है, जो हर्बीवोरस हैं, घास करने वाले जो जानवर हैं, उनके लिए गाजर घास की वजह से वहाँ पर घास उत्पन्न नहीं हो पा रही है। इसलिए उससे मैनेजमेंट करने के लिए, उसका प्रबंधन करने के लिए जो हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर हैं वह भी काफ़ी चिंतित रहते हैं। अभी कल वर्षों की बात है, माधव नेशनल पार्क जो चित्तूर में है मध्य प्रदेश में, वहाँ के अधिकारी हमारे संस्थान में आए हुए थे और वो इस गाजर घास का प्रबंधन वहाँ पर करना चाहते थे। वो हमारे यहाँ से काफ़ी कीट लेकर गए हैं और हमने उनको सलाह दी है कि इसकी कुछ कीट विशेष प्रकार के कीट होते हैं जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगा, वहाँ पर इसका कैसे इसको छोड़ें और अन्य विधियाँ हैं उनका उपाय करके वहाँ पर इसका प्रबंधन करें।
तो ये देखिए जो पेश नेशनल पार्क का ये सड़क है, यहाँ पर गाजर घास पूरी तरीके से फैली हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए आपने अक्सर देखा होगा सड़क के किनारे या जो नॉन क्रॉप एरिया है, नॉन कम्युनिटी एरिया है, वहाँ पर जानवर घास खाते हैं। लेकिन जहाँ पर आप ये देखिए जहाँ पर ये गाजर घास ही है, वहाँ पर घास मिलती नहीं है और जानवरों को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है घास को ढूंढने के लिए। और ऐसी अवस्था में क्या होता है, ये जानवर है गाजर घास को भी खा लेते हैं। गाजर घास को खाने की वजह से जब वो भूखे होते हैं अक्सर तभी खाते हैं, वैसे तो इसको वो नहीं खाएंगे, लेकिन गाजर घास को खाने की वजह से क्या होता है, अगर दुधारू पशु है तो उनका दूध कड़वा हो जाता है। अक्सर जो हमारे किसान भाई हैं उन्होंने ये शिकायत पाई होगी कि जानवरों पे चलने गए थे और उनका अक्सर दूध कड़वा हो जाता है। तो यही कारण है वो दूध का उत्पादन बहुत कम होता है। अगर कोई हमारा जानवर 10 लीटर दूध दे रहा होगा तो कम से कम 3 से 4 लीटर दूध का उसी दिन कम हो जाता है, जिस दिन वो गाजर घास का सेवन कर लेता है। तो यह सब कारण है कि यह गाजर घास जो है पशुओं को भी नुकसान पहुंचाता है और मनुष्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। देखिए ये जो चित्र है ये गाजर घास के बड़े सूक्ष्म बीज है, ये थोड़े यहाँ पर इनको बड़ा करके दिखाया गया है जिससे कि आप इसको समझ सके इसके बीज कैसे होते हैं। प्रकृति ने इनके बीजों में ये पंख भी दे दिए। एक तो बीज ये डॉट के अनुसार एक बहुत छोटा सा बिंदु बहुत मुश्किल से आग से दिखता है, छोटा होता है और उसके ऊपर प्रकृति ने इसको ये पंख भी दे दिए हैं। यही कारण है कि गाजर घास के बीज ये बहुत दूर तक फैल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर गाजर घास आपके प्रांगण में है या आप तो अपने प्रांगण में बहुत इसका साफ सफाई कर रहे हैं, लेकिन बाहर वाले इसको नहीं कर रहे हैं, तो इसके बीज उड़कर आपके परिसर में भी आ सकते हैं, आपके खेतों में भी आ सकते हैं। तो यही कारण है कि हमें एक समग्र प्रबंधन की आवश्यकता है, यानी कि हमें एक जन चेतना लानी है। जैसा कि मतलब सिर्फ हमें अपने ही खेतों में या अपने ही परिसर में इसको नहीं नियंत्रण करना है, हमें दूसरे लोगों को भी इसको समझाना है कि भाई ये गाजर घास है, जितना अधिक हो सके इसको अपने खेतों में ना आने दें, तभी समग्र तरीके से हम इसके विस्तार को रोक सकते हैं। अब देखिए ये कुछ चित्र है जो गाजर घास का प्रभाव बता रहे हैं। ये बच्चों के पास में भी अक्सर आपने देखा होगा जहाँ पर साफ सफाई प्रबंधन करने वाले जो है वो नहीं ध्यान देते हैं, वहाँ पर जहाँ बच्चों को खेलना चाहिए वहाँ पर ये गाजर घास हो जाती है और यही कारण है कि बच्चे खेलने आ जाते हैं। तो जो बच्चे संवेदनशील होते हैं वो गाजर घास से उनको नुकसान, उनका स्वास्थ्य को नुकसान पहुँच सकता है। ये खास करके आप ये सड़क के किनारे यहाँ पर किसान भाई ने अपने खेत में तो गाजर घास का प्रबंधन किया हुआ है, लेकिन अपनी मेड़ों पर दूसरे गाजर घास को उगने के लिए छोड़ दिया है। तो अब यहाँ पर हम लोग यही गलती करते हैं, अगर जिस प्रकार से, क्योंकि ये इतने विपुल मात्रा में इसके बीज उत्पन्न होते हैं कि आपके काटते ही जैसे ही यहाँ पर आपके पौधों की जो संख्या है कम होगी और जैसे ही आप काटेंगे उसी समय तक ये बीज पक जाएंगे और ये उड़ उड़ के आपके खेतों में पुणे आ जाएंगे और उन्हें फिर हमको शक्ति और श्रम करना पड़ेगा इसको निकालने के लिए। तो इसलिए खासकर से किसान भाइयों से मेरा निवेदन हमेशा ये रहता है कि अपने खेतों में जो बेलें लगी रहती हैं उस पर आप गाजर घास को कतई मत रहने दीजिए, क्योंकि यहीं से ही फिर ये पुणे आपके खेतों में चले जाएंगे। और ये नीचे आप जो फोटो देख रहे हैं ये एक पानी का स्कीम है, जल की एक निकास हो रहा नाला है और क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर नमी मिली रहती है इसलिए ऐसी जगहों पर ये गाजर घास बहुत प्रेम से बनती फूटी रहती है। खासकर से जो ऐसे स्रोत है जहाँ पर वर्ष भर नमी रहती है यह गाजर घास के प्रसार और विस्तार के लिए बहुत अच्छे स्रोत माने जाते हैं। तो हमें ऐसी जगहों पर भी इसके प्रबंधन की आवश्यकता है। अगर किसान भाइयों के आसपास इस प्रकार के नाली के स्रोत वहाँ पे जा रहे हैं तो उन्हें ये भी देखना है कि इसका प्रबंधन ये वहाँ पर भी करें। तो हर प्रकार की बात हो, प्रकार की भूमि हो, हर प्रकार की जगह पर ये गाजर घास आज की फैल चुकी है। और सबसे बड़ा एक नुकसान ये भी होता है कि ये जो दूसरे नुकसानदायक कीट और व्याधि हैं उनके लिए यह एक अच्छा स्रोत है
उनकी भरमार के लिए। तो बहुत सारे अनेकों कीट पतंगे और व्याधियाँ गाजर घास के ऊपर फलती फूलती हैं और वहीं से ही है हमारी जो फसलें हैं वहाँ पर फैल जाती हैं। इसलिए भी गाजर घास का प्रबंधन अपने खेतों के आसपास, अपने परिसर में और जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ पर करना अति आवश्यक है। अब देखिए जो ये चित्र है इसमें आप देखेंगे जनवरी से लेकर और दिसंबर तक यह गाजर घास के अंकुरण दिखाया गया है। इसमें आप देखेंगे कि जनवरी में भी इसका अंकुरण हो रहा है। जनवरी, फरवरी और दिसंबर, नवंबर जैसे जो शरद ऋतु है जहाँ जाड़ा अधिक पड़ता है वहाँ पर भी इसका विस्तार हो रहा है और उसका अंकुरण हो रहा है। लेकिन आप खासकर से वर्षा ऋतु में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में आप देख रहे हैं कि इसका जो अंकुरण बहुत ज़्यादा होता है। यही कारण है कि जो हम गाजर घास जागरूकता सप्ताह मनाते हैं ये हम अगस्त में मनाते हैं, क्योंकि अगस्त में यह ज़्यादातर हर जगह दिखती है। तो अगर वो दिखेगी तो किसान भाई या दूसरे जिनको हम जागरूक करना चाहते हैं तो वो इसके बारे में अधिक समझ सकेंगे। यही कारण है कि जो जागरूकता गाजर घास जागरूकता सप्ताह हम मनाते हैं यह हम अगस्त के महीने में मनाते हैं। तो और दूसरी एक और विशेषता है, इसकी हर तरह का पौधा हर समय मिल सकता है। तो आप देखिए छोटे छोटे पौधे हैं, ये उगते हुए पौधे भी यहाँ पर मिल रहे हैं और बहुत बड़े पौधे भी यहाँ पे मिल रहे हैं। तो एक ही समय में इस पौधे की गाजर घास की हर अवस्था मिल जाती है। यही कारण है कि इसका फैलाव बहुत तेजी से होता है। देखिए आप यहाँ पर फूल भी देख रहे हैं, यहाँ पर छोटे पौधे भी देख रहे हैं, यहाँ पर बड़े पौधे भी देख रहे हैं। तो अलग अलग तरह के जो इसके फ्लश है वह हर समय उगते रहते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि एक पौधा 50,000 से अधिक उत्पन्न कर देता है और इसके पौधों में इसके जो बीज अति सूक्ष्म होते हैं और उसके अंदर प्रकृति ने उसमें पंख भी दिए हुए हैं जिससे भी ये अधिक मात्रा में अधिक दूरी तक जा सकते हैं। अब ये जो चित्र है भारत का, ये नक्शा है भारत में। इस नक्शे में आप देख रहे हैं कि 1955 से 1970 के दौरान यह कम बहुत लाल लाल आपने स्पॉट देखे हैं, यानी कि ये बहुत कम मात्रा में है। लेकिन आज यह पूरे भारतवर्ष में बहुत बुरी तरीके से फैल रही है। जैसा कि आप इधर नॉर्थ ईस्ट में पहले आज से 15 साल 20 साल पहले ये नॉर्थ ईस्ट में जो हमारा दक्षिण पूर्वोत्तर प्रदेश है वहाँ पर ये नहीं मिलती थी, लेकिन आज वहाँ पर ज़्यादातर खासतौर से आसाम में तो बहुत बुरी तरीके से फैले हुए हैं। वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ एक मेघालय है जहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में ये दृष्टिगोचर हुई है। इसी प्रकार से सिक्किम में यह एक दो जगह देखी गई है। मिजोरम में भी ये बहुत कम मात्रा में एक दो जगह देखी गई है। लेकिन नागालैंड के वो क्षेत्र जो असम से मिले हुए हैं वहाँ पर यह बहुत पाई गई है। तो हमने इन राज्यों को खासकर से सिक्किम, मिजोरम, मेघालय वहाँ पर हमने मैसेज भेजा है वहाँ के अधिकारियों को कि अभी इसका वहाँ पर तेजी से फैलाव नहीं हुआ है, इसलिए आप उसको रोकने की व्यवस्था करें। नहीं तो वहाँ पर भी ये जैसे हम लोगों के यहाँ पर खासकर से उत्तर भारत में फैली हुई है, दक्षिण भारत में फैली हुई है, वहाँ पर भी यह इसी प्रकार से फैल जाएगी। वो अगर वो समय रहते हुए हम इसको रोक सके तो बहुत ही कुल प्रदेशों के लिए अच्छा होगा। अब देखिए इसका सबसे ज़्यादा ये कहाँ पाई जाती है, पास्चर और ग्रासलैंड में, यानी कि जो खासतौर से ये चारागाह है और इस तरह की जगह पे ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसी तरीके से जो अनुसूचित भूमि है वहाँ पर भी ये बहुत मात्रा में मिलती है। आज की सतह में ये 12.13% जो क्षेत्रों में जो अपनी फसलीय क्षेत्र है वहाँ पर मिलती है और 6.3% क्षेत्रीय फॉरेस्ट में भी मिलती है गाजर घास। अब इससे क्या क्या नुकसान, आदमी को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए ये सबसे ज़्यादा स्किन एलर्जी, यानी कि जो एक्जिमा वगैरह है और जो त्वचा संबंधी रोग है यह सबसे ज़्यादा गाजर घास से होते हैं। और यह जो चित्र दिखाए गए हैं इसमें ये लोग गाजर घास से स्किन एलर्जी से प्रभावित हैं। इस प्रकार से खासकर से यह व्यक्ति तो गाजर घास से इतना ज़्यादा मतलब प्रभावित था कि गाजर घास के पास से निकलने पर भी इसको बहुत तकलीफ होती थी, तुरंत खाने पड़ जाते थे और पूजा होने लगती थी।
तो इस प्रकार से आपने देखा होगा बहुत लोग गाजर घास के प्रति संवेदनशील होते हैं। इन चीजों को देखकर आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो गाजर घास का पौधा बहुत खतरनाक पौधा है और हमें तो इसको छूना भी नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पर आप संपूर्ण जनों को एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए गाजर घास से सब लोग प्रभावित नहीं होते हैं, सब लोग संवेदनशील गाजर घास के प्रति नहीं होते हैं। पूरे भारतवर्ष में सिर्फ 3 से 4% लोग इसके प्रति संवेदनशील हो सकते हैं और करीब 0.5% सिर्फ इसके प्रति अति संवेदनशील होते हैं। तो यह भी एक प्रकार का टेस्ट है, आप यह टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको गाजर घास आपने जैसे नंगे हाथों से आपने गाजर घास को उखाड़ा या गाजर घास के जगह से होते हुए गुजरे और आपको पूजा होने लगती है, आंखों के पास से पूजा होने लगती है, जो ये हाथ है हाथों के ऊपर आपको पूजा होने लगती है, गर्दन के पीछे की तरफ पूजा होने लगती है या कभी कभी तेज छींकें आने लगती हैं, तो आप इसके प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो इसके प्रति संवेदनशील है उन लोगों को हम लोग सलाह देते हैं कि आप गाजर घास से दूर ही रहें, आप इसके पास भी ना जाएं, क्योंकि जो गाजर घास के प्रति अति संवेदनशील होते हैं उनको अक्सर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो उन लोगों को गाजर घास से दूर ही रहना चाहिए। लेकिन जो अन्य लोग हैं जिनको कोई इस प्रकार के सिम्पटम्स या इस प्रकार के लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, वो गाजर घास को नंगे हाथों से भी उखाड़ लें तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा इससे डरना नहीं है, टेस्ट कर लीजिए। अगर आप इसके प्रति संवेदनशील हैं तो आप इसको ना उखाड़ें। देखिए ये ऐसे लोगों के फोटो है जो अति संवेदनशील थे और जिनको ये लक्षण दृष्टिगोचर हुए। इसी प्रकार जानवरों में भी जैसा कि मैंने बताया था, दूध कम हो जाता है, स्किन एलर्जी, उनके त्वचा पर भी लक्षण आने लगते हैं। तो यह जानवरों और मनुष्यों में बराबर ही रोग उत्पन्न कर सकता है। लेकिन जिस प्रकार से मनुष्यों में भी कुछ अति संवेदनशील होते हैं, इसी प्रकार जानवरों में भी अति संवेदनशील जानवर भी ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तो अब चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा, अब इसके हम लोगों ने देखा कि यह किस प्रकार से फैलती है, इस प्रकार क्यों हम इसके प्रति चिंतित हैं, क्यों आज हम ये गाजर घास जागरूकता सप्ताह मना रहे हैं और इसके जो हार्मफुल इफेक्ट है या नुकसान कारक इसके जो लक्षण है वो किस प्रकार के हैं और इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। अब जब इतना ये नुकसानदायक पौधा है तो इसके प्रबंधन के बारे में हमें जानना अति आवश्यकता है। हमें यह भी जानना जरूरी है कि हम इसका प्रबंधन या हम इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो आप उसमें देखिए एक प्रिवेंशन मेथड है, एक मैनुअल एंड मैकेनिकल विधि है, यानी कि हाथ से उखाड़ सकते हैं, मशीनों की सहायता से उखाड़ सकते हैं। केमिकल विधि है, केमिकल द्वारा उखाड़ा हम इसका प्रबंधन कर सकते हैं। कुछ बायोलॉजिकल कंट्रोल के तहत हम कीटों का और जो इसके कम्पिटिटिव पौधे हैं, प्लांट्स हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं और हम एक इसका यूटिलाइजेशन यानी कि इसका उपयोग कर भी उसके प्रबंधन में सहायता कर सकते हैं। अब मैं बारी बारी आपको इसके बारे में, प्रिवेंशन जो है, प्रिवेंशन या पहले से ही इसको रोकना बहुत इफेक्टिव और बहुत कारगर उपाय है। अब देखिए ये जैसे ये आपने देखा है कि सामने से ये जेसीबी मशीन जा रही है, गाजर घास के पौधे को लेकर जा रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक 10 किलोमीटर भी आगे गया, वहाँ पर गाजर घास नहीं है, लेकिन मेरे भाई साहब वहाँ पर जाकर इसको छोड़ देंगे। तो अगर इस व्यक्ति ने गाजर घास के प्रति अगर इसको पता होगा कि ये कितना खतरनाक पौधा है, इसको हमें आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, तो शायद ये यहाँ पर इसको निकालकर नष्ट कर देता। तो प्रिवेंशन आपने सुना होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, यानी कि जब रोग आ जाए उसका निदान करने से अपेक्षा है कि रोग को न आने दें। तो बहुत ही इफेक्टिव ये विधि है। अब आप यहाँ देखिए, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ ऑस्ट्रेलिया देश का। ऑस्ट्रेलिया देश में जो क्वींसलैंड एरिया है वहाँ पर गाजर घास बहुत तेजी से मतलब उन लोगों ने उस इलाके को गाजर घास से ग्रसित इलाका घोषित किया हुआ है। तो क्वींसलैंड से जो वाहन दूसरे प्रदेशों में वहाँ से जाते हैं और बॉर्डर पर उन सारे वाहनों को देखिए इस तरीके से साफ किया जाता है। इवन रेलगाड़ी भी जाएगी, टैंक भी जाएगा, सब उसको बहुत
तरीके से साफ किया जाता है, ताकि वो जो गाजर घास है या और अन्य प्रकार के खरपतवारों के बीज है और पौधे हैं, वो उस जो ग्रसित क्षेत्र है उससे जो बिना ग्रसित वाला क्षेत्र है वहाँ पर न फैल जाए। लेकिन यह मतलब उन्होंने पाया कि यह इतनी कारगर विधि है कि अगर हम उस विधि का नियंत्रण स्टोर करते रहे तो हम दूसरे प्रदेशों को गाजर घास से बचा सकते हैं। लेकिन शायद हमारे भारतवर्ष में यह कारगर उपाय शायद ना हो पाए, क्योंकि हम लोग इसके प्रति इतने जागरूक नहीं है। लेकिन अगर हमारी सरकारें भी इसके प्रति इस प्रकार का ही जो रवैया है और इसको सख्त हो जाए और इस प्रकार की फैसिलिटीज डेवलप करे तो निश्चित रूप से एक प्रदेश को, उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया था सिक्किम या मेघालय या मिजोरम, वहाँ पर बहुत कम मात्रा में गाजर घास है, लेकिन जो वहाँ जा रहे हैं लगातार जा रहे हैं तो आसाम से ये वहाँ पर लगातार वहाँ पर उन क्षेत्रों को गाजर घास से प्रदूषित कर सकते हैं। तो अगर वहाँ पर हम इस प्रकार के प्रिवेंशन के उपायों को करें तो बहुत ही कारगर हो सकते हैं। अब देखिए दूसरा मैनुअल और मैकेनिकल रिमूवल है। यहाँ पर देखिए हम सब लोग इसको मिलकर इसको उखाड़ कर जो सामूहिक रूप में अगर उखाड़ कर खासकर से कॉलोनी में और बड़े बड़े हमारे प्रांगण होते हैं, हमारे स्कूल परिसर होते हैं, हमारे संस्थान के परिसर होते हैं, इस प्रकार से हम उनको आपस में मिलजुल कर उखाड़ सकते हैं। और इसमें क्या कोशिश करनी चाहिए, पौधे को जड़ से पूरा उखाड़ लेना चाहिए। फूल आने से पहले उखाड़ना बहुत ही लाभदायक होता है। इधर देखिए ये गाजर घास को आपने देखा होगा कि खासकर से जो हमारी म्यूनिसिपैलिटी है वो वेवर्स को लगा देते हैं, वो तलवार के किनारे किनारे सड़कों के किनारे आपने गाजर घास को काटते हुए देखा होगा। तो मैं आपकी जानकारी में लाऊंगा कि ये जो गाजर घास को तलवार से काटना एक अच्छा विधि, आपको काटने के बाद वो तेजी से फिर से बढ़कर बीजों का उत्पादन कर देगा और काटने के बाद तो वो जब तेजी से दोबारा बढ़ता है तो उसके बीज जो होते हैं छोटी अवस्था में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो यही कारण है कि हमें काटना बचना चाहिए। सबसे अच्छा है जो उखाड़ना ही बहुत अच्छा मेथड होता है। और वर्षा ऋतु में आज के समय में आपने देखा होगा मिट्टी बहुत पोली हो जाती है वर्षा होने के बाद और बहुत आसानी से पौधा बढ़ जाता है। लेकिन इसी पौधे को आप वर्षा ऋतु के अलावा ग्रीष्म ऋतु में या शरद ऋतु में उखाड़ कर देखने की कोशिश कीजिए तो आप पाएंगे कि पौधा टूट जाएगा लेकिन उखड़ेगा नहीं। तो इसलिए इस समय खास करके वर्षा ऋतु में हम लोग आह्वान करते हैं लोगों का कि भाई आइए हम सब लोग मिलकर गाजर घास को अपने प्रांगण से, अपने परिसर से, अपने स्कूल से, अपने विद्यालय से इसको वहाँ से उठाकर नष्ट करें और दूर करें। देखिए इस प्रकार के प्रयास अक्सर हम यहाँ पर अपनी कॉलोनी में, अपने प्रांगण में हम लोग यहाँ पर करते रहते हैं। लेकिन ये इस प्रकार के जो संयोग है इसको भी जो एरिया है वहाँ पर ज़्यादा सक्सेस है। लेकिन बहुत बड़े खास करके आप रोड के किनारे हैं या क्या नाम है नालों के किनारे हैं या नहरों के किनारे, वहाँ पर कौन करेगा? वहाँ पर तो हम लोग आम आदमी जाएगा नहीं। तो इसलिए वहाँ पर यह और अन्य विधियों को हमें वहाँ पर उपयोग करना चाहिए या सरकार को वहाँ पर रुचि लेकर उसको वहाँ पर नियंत्रण करना का उपाय करने चाहिए। जैसे कि जो बहुत अच्छा एक वाइस सोलराइजेशन का एक तकनीक भी है, खासकर से ये जो धान है और जो खेत है वहाँ पर सॉइल सोलराइजेशन टेक्निक से अमरूद के विभाग में इसका उपयोग करके बताया गया है। तो मैं अब आपको केमिकल कंट्रोल के बारे में थोड़ा सा इसी बताऊंगा। देखिए हमारे पास बहुत अनेक प्रकार के विशेष रसायन हैं और सातनाशी है जिनको कि हम हर्बिसाइड भी बोलते हैं। अनेकों प्रकार के हर्बिसाइड जैसे कि राउंडअप, मेट्रिब्यूजिन, राउंडअप ग्लाइफोसेट या कैंसर जो चित्र में देख रहे हैं मेट्रिब्यूजिन कहा जाता है। कोसी का नाम आपने सुना होगा, मेट्रोमिथाइल, ऐसे बहुत अनेकों प्रकार के केमिकल आते हैं जिनकी सहायता से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये रासायनिक विधियाँ हैं, रासायनिक विधियों का प्रयोग हमें तभी करना चाहिए जब बहुत अति आवश्यक हो, और इनका प्रयोग करने के लिए बेहतर होगा कि अगर हम जो कृषि वैज्ञानिक हैं और जो इसके विशेषज्ञ हैं उनसे पूछ लें। क्योंकि जब अगर कहीं ऐसा ना हो कि आपने ज्ञान का वश अगर आपने एक इस प्रकार की खेतों में अपनी दवाई डाल दी तो जो गलत है तो आपके पौधों को भी हो, आपकी फसल को भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसलिए खासकर से रासायनिक विधियों का जब आप उपयोग करें तो
किसी विशेषज्ञों से आप जो उसके विशेषज्ञ है उनसे सलाह मिलें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि केमिकल के मेथड की जो रासायनिक विधियाँ हैं उनकी कुछ अच्छे भी उसकी मेरिट्स भी है और उसके मेरिट्स भी है, यानी कि उसके गुण भी हैं और उसके अवगुण भी हैं। गुण क्या है कि बहुत जल्दी उससे कंट्रोल हो जाता है और कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कम खर्चा आता है। लेकिन नुकसान कितने, पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। गलत दवाई का प्रयोग हो गया तो आपकी फसल भी नष्ट हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए एक जगह पर हमने जैसे केमिकल का उपयोग किया है और धीरे धीरे उसने पूरी उसको नष्ट कर दिया। तो इस तरीके से यह गाजर घास को या अन्य दूसरे खरपतवार हैं उनको नष्ट करने के लिए विशेष प्रकार के रसायन होते हैं, उनका उपयोग किया जा सकता है। या इसी प्रकार के ये अन्य हेर्बिसाइड है जैसे अट्राजीन, डायलोन, सुकोसी, ग्लाइफोसेट, बैक्टीरियोसिस के अनेक प्रकार के रसायन होते हैं जिनका प्रयोग कर हम गाजर घास या गाजर घास के अलावा अन्य खरपतवारों को भी नष्ट कर सकते हैं, जैसे गाजर स्प्रे करने से पहले और स्प्रे करने के बाद का ये फोटोग्राफ है। तो और इसके जो गुण और अवगुण के बारे में मैंने बताया कि इसकी अक्सर लोग मतलब उसके अवगुण भी हैं और हम लोग डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पौधों को मार दे और ये जो नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म है यानी कि हमारे दूसरे प्रकार के जानवर हैं और उनको भी ये नुकसान ना करे। ये हमारा हमेशा जब हम रासायनिक चीज़ों का उपयोग करते हैं तो ये डर बना रहता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक गैस के नियंत्रण के बारे में। और गैस के नियंत्रण खास करके यह जो गैस के नियंत्रण है यह एक बहुत ही कारगर उपाय ऐसे खरपतवारों के लिए माना गया है जो कि खेतों के अलावा भी अन्य भूमि में उगते हैं, जैसे कि सड़कों के किनारे, तालाबों के किनारे या नहरों के किनारे। इस प्रकार से जहाँ पर दूसरे नॉन क्रॉप एरिया है वहाँ पर यह उपाय बहुत कारगर हो सकता है। जैसे कि बात चर्चा हो रही थी फॉरेस्ट में, जब कल परसों फॉरेस्ट ऑफिसर्स आए थे तो हमने बताया उनको कि फॉरेस्ट में यह बहुत उपयोगी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, वहाँ पर कोई दवाई नहीं डाली जाती और वहाँ पर ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो ऐसी जगहों पर जहाँ पे ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, जहाँ पर दवाइयाँ ना डाली गई हो, ऐसी जगह पर यह जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है यह बहुत अच्छा उपाय है। और बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर यानी कि जैविकीय नियंत्रण के अंतर्गत हम ऐसे खासकर के कीटों का या व्याधियों का उपयोग करते हैं जो कि बहुत होस्ट स्पेसिफिक होती है। अब यहाँ पर मैं जो वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ होस्ट स्पेसिफिक, यानी कि यह उस कीट में या उस व्याधि में यह विशेषता होना चाहिए कि गाजर घास के अलावा कोई किसी दूसरी अन्य वनस्पति को नुकसान ना करे। क्योंकि अगर कोई उदाहरण के तौर पर हमने गाजर घास के लिए एक कीट छोड़ने की अनुशंसा की और वो गाजर हमारी फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है तो निश्चित रूप से वह एक कारगर विधि नहीं होगी। तो जैविक नियंत्रण विधि के अंतर्गत हम सिर्फ ऐसे ही जीवाणु या विषाणु या कीटों का उपयोग करने की सलाह देते हैं जो कि होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। यानी कि उदाहरण के तौर पर यह एक कीट के बारे में जो बता रहा हूँ है, मैक्सिकन बीटल नाम का ये जो कीट है यह बहुत होस्ट स्पेसिफिक है। यह गाजर घास के अलावा किसी अन्य वनस्पति को नहीं खाएगा, यह भूखा मर जाएगा लेकिन और किसी वनस्पति को नहीं खाएगा। तो इस प्रकार की विशेषता होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर अब आप यहाँ पर देखिए एक ये नॉन क्रॉप एरिया था, अफसलीय क्षेत्र था, करीब 20-25 हेक्टर तक क्षेत्र था, जहाँ पर सिर्फ गाजर घास ही गाजर घास हुआ करती थी, कोई खेती नहीं कर रहे थे लोग। और वहाँ पर गाजर घास पे हमने इस कीट को छोड़ा, इसको मैक्सिकन बीटल बोलते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम डायगोग्रामा वायरोलाटा है। ये जो इस चित्र में आप देख रहे हैं किनारे की तरफ, ये जो देख रहे हैं ये इसके एडल्ट हैं यानी कि व्यस्त हैं और ये इसके लार्वा है। तो यहाँ पर आप इस वाले केस में मैं बात चर्चा कर रहा था कि पहले साल हमने कीट को वहाँ पर छोड़ा, तो पहले साल वहाँ पर ये कीट ने अपनी संख्या वहाँ पर बढ़ाई और काफ़ी वहाँ पर कंट्रोल किया। और जो बहुत सारे कीट मरने के बाद भी ये कीट हाइबरनेशन में चले जाते हैं, यानी कि मिट्टी में चले जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने 100 कीट जहाँ पर छोड़े थे उसमें से 80 कीट तो ऊपर आते आते मर जाएंगे, लेकिन 20 कीट जमीन के अंदर चले जाएंगे और वो
20 ईंट ही आने वाले समय में अगले साल फिर निकलकर अपनी संख्या को बढ़ाएंगे और वहां पर स्थापित होने की कोशिश करेंगे। तो अब देखिए धीरे धीरे जहाँ पर हमने पहले साल छोड़े थे, तीसरे साल छोड़ते ये नौबत यहाँ पर आ गई है कि अब यहाँ पर अनवनस्पतियाँ भी दृष्टिगोचर होने लगी है। तो इस प्रकार से लंबे समय में यह जो गैसीय नियंत्रण विधि है यह बहुत कारगर विधि मानी गई है। अब जैसे यहाँ पर भी हमने फर्स्ट ईयर को पहले साल इस प्रकार का यहाँ पर गाजर घास का खेत हुआ करता था। दूसरे साल आप देखिए गाजर घास के ट्यूब इन्होंने यहाँ पर बना दिए हैं और तीसरे साल देखिए गाजर घास नहीं के बराबर हो गई। और अब यहाँ पर पशु फीड करने के लिए जब घास उत्पन्न होने लगी है तो चलने के लिए आने लगे हैं। तो इस प्रकार यह लंबे समय में बहुत कारगर विधि खेतों से जब पौधे छोटे होते हैं तो इन छोटे पौधों को तो ये बिल्कुल समूल नष्ट कर देता है, फूल आने से पहले ही नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार से लंबे समय में यह जो एक पौधा आपने देखा होगा कि 25,000 बीज उत्पन्न करता है, वो बीज पृथ्वी के अंदर यानी कि मिट्टी के अंदर दबे पड़े रहते हैं जो समय समय पर निकलते रहते हैं। तो उन बीजों की संख्या इस तरीके से धीरे धीरे कम होने लगती है। अब देखिए आम के उद्यान में हमने चीज छोड़े थे तो वहाँ 3 से 4 साल तक उसने इतना इसका प्रादुर्भाव हुआ और एस्टेब्लिशमेंट हुआ कि उसने ढूंढ के गाजर घास को वहाँ पर खाया और खत्म किया। इसी प्रकार जो ये कीट है, कीटों के अलावा यहाँ पर मैं एक और थोड़ा सा आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा बुद्ध लोगों की कि जो ये कीट है ये इन कीटों का ऐसा नहीं है कि बस हमारा मन क्या देखिए जो मैक्सिकन बीटल इसको क्यों बोला गया है क्योंकि यह कीट मैक्सिको से लाया गया है और मैक्सिको में जहाँ पर इसको यह माना जाता है कि गाजर घास का उत्पत्ति स्थान जो है सबसे पहले गाजर घास मैक्सिको में पैदा हुई थी। तो प्रकृति ने मैक्सिको में जो विकास क्रम के दौरान करोड़ों सालों के विकास क्रम के दौरान वहाँ पर इस प्रकार के विशेष कीट उत्पन्न किए जो सिर्फ गाजर घास को ही खाते हैं। तो हमने यह कीट वहाँ से मैक्सिको से भारतवर्ष में बुलाए और इन कीटों को ऐसा नहीं है कि बस लाए और हमने वहाँ से मैक्सिको से किसी से बोला और उन्होंने भेज दिए और हमने यहाँ पर भारतवर्ष में आए और छोड़ दिए। जब इस प्रकार का जैव के नियंत्रण विधि के अंतर्गत इस प्रकार का इंपोर्ट किया जाता है तो इसकी वैज्ञानिक बड़ी प्रक्रिया है। इसकी एक संगरोध प्रयोगशालाओं में जब कीट को लाकर और वो भी भारत सरकार के वैज्ञानिकों की एक प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइजर होते हैं उनको उनकी अनुशंसा से इंपोर्ट परमिट लिया जाता है और इंपोर्ट परमिट आने के बाद संगरोध प्रयोगशालाओं में इनका बहुत परीक्षण किया जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे देश की कुछ फसलों को ये नुकसान कर सके और फिर पूरा डाटा फिर प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइजर को दिया जा सकता है जाता है। और इस प्रकार से जब गवर्नमेंट की भारत सरकार की जब अनुशंसा हो जाती है कि यह सेफ और बिल्कुल बिना नुकसान पहुंचाने वाला कीट या व्याधि है तब इसको हम वातावरण में छोड़ते हैं। तो यह जो जैव के नियंत्रण है यही एक लंबी प्रक्रिया के दौर से गुजरता है लेकिन इसका फायदा खासतौर से ऐसी फसलों में बहुत अधिक होता है। यहाँ पर हमने पूरे भारतवर्ष में सर्वे किया और हम चाहते थे कि जैसे नॉन क्रॉप एरिया है कुछ इस प्रकार के हमें पौधे मिले कि हम उन पौधों का भी उपयोग गाजर घास को कम करने के लिए करें। तो हमने पाया कि ये किस प्रकार के पौधे हैं लेकिन इस प्रकार में हमने केसिया कोरा या सेमना कोरा जिसको चपोड़ा भी कहते हैं इस पौधे को हमने पाया कि यह काफी अच्छा पौधा हो सकता है। देखिए हमने इस पौधे के बीजों को यहाँ पर वर्षा ऋतु से पहले हमने छिड़काव कर दिया था इसका और इसमें वर्षा ऋतु में जब गाजर घास पैदा होती है जहाँ पर इसके वहाँ पर इसने गाजर घास को रिप्लेस किया। तो यह पौधा और इसको हमने इसलिए भी रिकमेंड किया क्योंकि इसके बीज एक्सपोर्ट होते हैं भारतवर्ष से इसके बीज दूसरे देशों में एक्सपोर्ट होते हैं क्योंकि कॉफी वगैरह में इसको ब्लेंडर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक लाभदायक पौधा भी है इस कारण से इसको अदरवाइज ये भी एक प्रकार की खरपतवार है लेकिन यह ऐसी खरपतवार है जो तेजी से नहीं फैल सकती। गाजर घास के बीज को बहुत सूक्ष्म और बहुत हवा में उड़ते जाने वाले होते हैं लेकिन इसका बीज जो काफी भारी होता है हवा में उड़ते नहीं जा सकता है। तो हमने पाया कि इसका हम इस प्रकार के रोड के किनारे वगैरह इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से बड़े बड़े प्रांगण हैं जैसे कि इंडस्ट्री एरिया है या बड़े बड़े अनुसंधान के क्षेत्र हैं वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा घास सड़कों के किनारे उपयोग हो जाती है तो ऐसी जगहों पर हम गेंदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। गेंदों के पौधे हम वहाँ पर लगा सकते हैं उसके बीज भी खेल सकते हैं तो वहाँ पर रोड पर ये गाजर घास
नहीं होगी और उसका फैलाव होगा। अब देखिए, एक और हमने आपको बताया था कि उपयोग, अगर हम गाजर घास का उपयोग कर सकें तो वास्तव में ये एक बहुत अच्छी विधि हो सकती है। खासकर से हमारे जो किसान भाई हैं, देखिए मैं इसमें बताना चाहूँगा कि ये नादेर सिस्टम है। इस प्रकार के आपने किसान भाई हमारे अक्सर इस प्रकार के संरचनाओं का उपयोग करते हैं खाद बनाने में। और अगर गाजर घास और अन्य खरपतवारों को इस प्रकार के नादेर सिस्टम से बनाया जाता है तो हमने देखा कि वहाँ पर नादेर सिस्टम से बीज बढ़ते नहीं हैं। तो हमने अपने प्रयोगशालाओं में प्रयोग किए और नादेर सिस्टम से और बिना नादेर गड्ढा विधि में विकसित किया हुआ कंपोस्ट बनाया तो हमने पाया कि नादेर सिस्टम से वो इनको की जो संरचना आप देख रहे थे वहाँ पर उस प्रकार से अगर हम कंपोस्ट बनाते हैं तो वहाँ गाजर घास के बीज और खरपतवार को भी नहीं मरते हैं और बहुत उनका जर्मिनेशन होता है। लेकिन जहाँ पर गड्ढा विधि से हमने गाजर घास से कंपोस्ट बनाया वहाँ पर बीज उत्पन्न नहीं हुए। तो हमने संतुष्टि की कि हमें अगर गाजर घास से कंपोस्ट बनाने का बनाकर इसको उपयोग में लाना है तो हमें गड्ढा विधि तरीके से इसका कंपोस्ट बनाना चाहिए। देखिए हमने यहाँ पर एक गड्ढा किया, कम से कम 3 फीट का गड्ढा होना चाहिए और लंबाई या चौड़ाई आप अपना बायोमास अधिक बायोमास है तो उसकी लंबाई या चौड़ाई ज़्यादा कर सकते हैं, ना है तो भी उसकी कर सकते हैं। लेकिन गड्ढा का जो गहराई है उससे हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते क्योंकि हम उसमें गड्ढे की गहराई इतनी होनी चाहिए कि जब हम उसको भर दें और उसको अच्छी तरीके से ढक दें तो उसके अंदर इतना टेम्परेचर पैदा हो जाना चाहिए कि वो गाजर घास के या अन्य खरपतवारों के बीज मार सकें। तो इस प्रकार इसमें आपने देखा गाजर घास हमने पूरे खेतों में गाजर घास इकट्ठी करी और वहाँ पर इसको लेयर बाय लेयर परत दर परत हमने इसको किया। अगर हर किसान भाई के पास गोबर होता है तो गोबर की एक परत मिट्टी के पानी के साथ गोबर छिड़काव कर दिया। जिन किसान भाइयों के पास यूरिया भी हर किसान भाई के पास होता है, थोड़ा सा हर एक लेयर में 100 किलोग्राम की मान लिया एक परत है तो उसमें 500 ग्राम का आधा किलो का आप यूरिया भी डाल सकते हैं। तो उससे क्या है उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी और उसको जल्दी उसका अपचय यानी जल्दी अपचयन हो जाएगा। तो लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें यूरिया ना डालें, आप गोबर का छिड़काव कर सकते हैं। और जब पूरा अच्छी तरीके से ये भर जाए, ये जो गड्ढा था भर जाए तो इसे ऊपर से इस प्रकार से मिट्टी और गोबर से इसको बंद कर दें। 3 महीने के से 4 महीने के बाद आप जब इसको खोलेंगे तो आपको वहाँ पर उदाहरण के तौर पर अगर आपने 1000 किलोग्राम गाजर घास वहाँ पर डाली तो आपको 460 करीब 470 किलोग्राम अच्छा कंपोस्ट वहाँ आपको प्राप्त हो जाएगा, जिसको आप नर्सरी में और खेतों में डाल सकते हैं। तो अब हमारा क्या प्रयास है? देखिए हम ये प्रयास करते हैं कि हम संगोष्ठी करते हैं, किसान भाइयों को के पास जाते हैं, उनको इस जैव के नियंत्रण की विधि के बारे में और अन्य विधियों के बारे में बताते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस प्रकार के डिब्बों में हम इस मैक्सिकी बीटल को देते हैं उनको गिफ्ट के तौर पर। और मुझे विदित हुआ है कि हमारे ज्ञानी साहब ने भी इसमें आप लोग अपने खासतौर से किसान भाइयों को के लिए जो हमारे यहाँ से जो चीज मंगाए थे वो उस प्रकार के पैकेटों में शायद आपको भी वो देना चाहते हैं। तो यह एक बहुत ही उत्तम प्रकार है, एक उत्तम विधि है कि इसको ज्यादा से ज्यादा गाजर घास के चीजों को ज्यादा से ज्यादा ऐसी जगहों पर छोड़ा जाए जहाँ पर कोई अन्य विधियाँ कारगर नहीं हो सकती है। आप विश्वास मानिए कि अगर यह जहाँ पर भी एक चीज वहाँ पर अच्छा एस्टेब्लिश हो जाता है, इसकी अच्छी पॉपुलेशन बन जाती है तो यह वहाँ पर बहुत अच्छा कार्य कर सकता है। तो पूरे भारतवर्ष में हमारे ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोग्राम के बीच सेंटर कम से कम करीब 19 राज्यों में तो हमारे पूरे हमारे अधिकृत सेंटर है और उसके अलावा भी 6 से 8 हमारे वॉलंटियर सेंटर है। ऐसी हर जगहों पर हम एक चीज को भेजते हैं और आज पूरे भारतवर्ष में ये हमारे खास करके ये जो सेंटर है वहाँ तो बहुत जोर शोर से कार्यक्रम गाजर घास के ऊपर हो रहे हैं। अब देखिए हम ये मार्जिनल फ्री कैंपस ये है एक बोर्ड हमने अपने परिसर में लगा रखा है। ऐसा नहीं है कि हमारे परिसर में गाजर घास के पौधे नहीं दिखते हैं, क्योंकि गाजर घास मैंने बताया ना कि बाहर से गाजर घास के बीज
शिष्य होते हैं वो आते रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, समय समय पर अपने सब लोग मिलकर स्वच्छता अभियान भी आजकल चल रहा है। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत और गाजर घाट जागरूकता सप्ताह के दौरान विशेषकर हम अपने पूरे प्रांगण में 150 एकड़ का हमारा पूरा परिसर है, वहाँ पर हम इस गाजर घाट को अच्छी तरीके से उखाड़ते हैं और उखाड़ने के बाद अगर आप गाजर घाट मुक्त परिसर या पार्थिव कैंपस इस प्रकार का एक बोर्ड लगाते हैं तो वाकई में यह एक बहुत अच्छी बात होगी और हमें लगेगा कि हाँ, जो आज हमने जागरूकता अभियान चलाया है या हमने जागरूकता कार्यक्रम हम गाजर घाट के प्रति कर रहे हैं तो उससे आपको फायदा हुआ है। तो देखिए, हमने इस प्रकार के हम हर साल पोस्टर वगैरह बनाते हैं और अपने कृषि विज्ञान केंद्रों से लेकर जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ पर इनको हम भिजवाते हैं अपनी अपील के साथ कि आप गाजर घाट जागरूकता सप्ताह मनाएं। इस बार हम 70वां गाजर घाट जागरूकता सप्ताह मना रहे हैं, जो कि हमने आपके यहाँ भी भेजे हैं। इस प्रकार के 70वां पार्थेनियम जागरूकता सप्ताह के पोस्टर हमने आपके यहाँ भी भेजे हैं। इसी के साथ मैं अपना यह जो स्लाइड का प्रोग्राम है, किसी भी प्रेजेंटेशन है, वह बंद करता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर अधिक से अधिक सवाल पूछें ताकि अधिक से अधिक मात्रा में हम लोग इसके बारे में चर्चा कर सकें। इसी के साथ मैं इस प्रेजेंटेशन पर विराम लगाता हूँ और आप लोगों से आह्वान करता हूँ कि कृपया आप इसके ऊपर परिचर्चा करें। धन्यवाद।